हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो आज हमारा लास्ट डे राइटिंग प्रैक्टिस सेशन का। जिन बच्चों ने आंसर्स लिखा था बहुत बढ़िया, आज सभी के आंसर्स मैक्सिमम ठीक थे। दिक्कत आई है क्वेश्चन नंबर 2 में ज़्यादातर बच्चों को, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, ठीक है। मिस्टर सैमुअल एग्रीड टू परचेज 100 बेल्स ऑफ कॉटन फ्रॉम मिस्टर वरुण आउट ऑफ हिज लास्ट स्टॉक एंड सेंट हिज मेन टू टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स। ठीक है, देखो मैं आपको हिंदी में बताती हूँ क्या हुआ है इधर। मिस्टर सैमुअल जो थे उन्होंने वरुण को कहा कि मेरे को परचेज़ करनी है 100 बेल्स ऑफ कॉटन। ठीक है, मिस्टर वरुण ने क्या बोला, अपने लास्ट स्टॉक से एक मैन को भेज दिया डिलीवरी लेने के लिए कि वो उन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद 60 बेल्स जो है पैक कर दिए। बट उधर क्या हुआ, एक्सीडेंटल फायर लग गई, है ना। अब देखो इंटायर स्टॉक जो है डिस्ट्रॉय हो गया, इवन दो वो 60 बेल्स जो थी वो भी, है ना, जो कि हमने पैक करके रख दी थी। अभी हमारे को यहाँ ये नहीं पता कि बायर के रिप्रेजेंटेटिव्स ने पैक किया है कि नहीं किया है। देखो तो हमारा कंक्लूजन जो है वो दो, अब देखो इसमें जो है वैरी करेगा दो अजम्पशंस पे। अगर बेल्स जो है सिलेक्ट करी हुई है बायर के रिप्रेजेंटेटिव ने, ठीक है, विद द कॉन्सेंट, और अगर नहीं करी हुई है तो, अगर करी होंगी तब तो हमारा 60-40 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 60 बेल्स का जो लॉस होगा वो मिस्टर वरुण जो है, सॉरी मिस्टर सैमुअल ने लिया, हाँ मिस्टर सैमुअल जो है वो बॉर्न करेंगे, और जो बचा वो 40 है वो कौन करेगा, मिस्टर वरुण। बट अगर बेल्स हैव नॉट बीन सिलेक्टेड विद द कॉन्सेंट ऑफ बायर्स रिप्रेजेंटेटिव तो क्या होगा, सारा का सारा लॉस आपके मिस्टर वरुण को बॉर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था इसमें आपके वो जो दो अलग अलग चीज़ें आ रही थी वो हो सकता है। ठीक है, तो वो एजम्पशंस आपको मान के चलनी पड़ेंगी। अब एजम्पशंस ही दो आ रही हैं कि या तो बेल्स होंगी सिलेक्ट करी होंगी विद द कॉन्सेंट ऑफ बायर्स रिप्रेजेंटेटिव, या फिर उसकी कॉन्सेंट से नहीं करी होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, देयर इज़ नो इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू फिटनेस फॉर एनी पार्टिकुलर पर्पज ऑफ गुड्स सप्लाइड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये आप कहाँ की लाइन है, कैवेट एम्प्टर की। ठीक है, तो आपने सिग्निफिकेंस में तो कैवेट एम्प्टर का सारा लिख देना है, उसकी एक्सेप्शंस आपको पता है सारी की सारी, है ना। कि देखो हमारा एक्सेप्शंस में क्या क्या आता है, फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज़ आ गया। ठीक है, गुड्स परचेज अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम, सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी, सेल बाय सैम्पल हो गई, गुड्स बाय सैम्पल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, ट्रेड यूजेज हो गया, सेलर एक्टिवली कंसील्स द डिफेक्ट और इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड। ये सारा हमारा किस में आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो ये सारा का सारा आपने लिख देना है, हमारा डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मेरे को ज़रूरत ही नहीं है, मैंने बहुत बार समझा दिया था टेस्ट वाले बच्चों को भी, है ना, और आप लोगों ने भी इसको पढ़ा ही होगा, क्योंकि ये तो बहुत मेन सी चीज़ है। इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, कैवेट एम्प्टर का क्या मतलब है, लेट द बायर बी अवेयर, है ना, सारी गलती सेलर की नहीं है, बायर को भी थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा, ऐसा थोड़े हर बार तुम सेलर पे डाल दोगे सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ क्या हुआ, मिस्टर डी सोल्ड सम गुड्स टू मिस्टर ई फॉर ₹5 लाख। ठीक है, ऑन 15 डेज क्रेडिट। 5 लाख कितने पे, 15 डेज के क्रेडिट पे किसको दे दिए, मिस्टर डी ने मिस्टर ई को। मिस्टर डी ने डिलीवर कर दिए गुड्स, और ऑन ड्यू डेट मिस्टर ई ने रिफ्यूज़ कर दिया पे करने के लिए। अब हमारे को क्या बताना है, स्टेट द पोजीशन एंड राइट्स ऑफ मिस्टर डी एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, अब मेरे को बताओ, ये मिस्टर ई को पैसे नहीं मिले हैं, ये हमारे क्या है, अनपेड सेलर। ठीक है, अब हमारे डी की पोजीशन क्या है, कि वो है एक अनपेड सेलर जिसको बेचारे को पैसे नहीं दिए मिस्टर ई ने, धोखेबाज ने। ओके, और अनपेड सेलर हमारे कौन होते हैं, जिसको या तो पूरा का पूरा प्राइस नहीं मिला होता है। ठीक है, मतलब व्हेन द होल ऑफ द प्राइस हैज़ नॉट बीन पेड और टेंडर्ड एंड द सेलर हैड एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन फॉर द प्राइस। उसके पास राइट भी है कि वो प्राइस के लिए एक्शन ले सकता है, कि पैसे तो मेरे को चाहिए भाई, गुड्स तो मैंने दिए हैं, है ना। अब तुम अपनी चीज़ किसी को दोगे बिना पैसे के तो तुम देने वाले नहीं हो, है ना, इतने अच्छे तो तुम हो नहीं। तो हमारे राइट्स क्या होंगे मिस्टर डी के। ठीक है, अब देखो गुड्स जो है वो पार्टेड अवे फ्रॉम मिस्टर डी, है ना, किसको मिल चुके हैं वो, मिस्टर ई को। तो वो राइट जो है हमारा, देखो मिस्टर डी कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट अगेंस्ट द गुड्स। अभी वो क्या कर सकता है, ही कैन ओनली एक्सरसाइज हिज राइट्स अगेंस्ट द बायर, दैट इज देखो मिस्टर ई हमारा क्या क्या कर सकता है, पहले तो कर सकता है वो सूट फॉर प्राइस, है ना। दूसरी चीज़ वो कर सकता है सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। थर्ड चीज़ वो कर सकता है सूट फॉर इंटरेस्ट। तो सूट फॉर प्राइस तो इसीलिए हो गया क्योंकि हमारे ईजी ने कहा था कि मैं तेरे को दूंगा कब, ड्यू डेट पे, पर उसने नहीं दिए। ठीक है, नॉन एक्सेप्टेंस के लिए दे सकता है वो, और उसके बाद सूट फॉर इंटरेस्ट में, अगर उस ऐसा कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं हुआ है उनके पीछे में इंटरेस्ट का। ठीक है, तो ये चीज़ें आनी थी आपकी क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ।
अव्युक्त परचेज 100 kgs of wheat from Bhaskar at 30 per kg. Bhaskar says that wheat is in his warehouse in the custody of Kishore. The warehouse keeper, Kishore the warehouse keeper, ठीक है. Kishore confirmed Avyukt that he can take the delivery of wheat from him. Until then he is holding wheat on Avyukt behalf. अब समझो, अव्युक्त ने परचेज किया 100 kgs ऑफ वीट किससे? भास्कर से एट 30 पर kg. ठीक है, याद रखना कितना? 100 kgs ऑफ वीट फ्रॉम भास्कर एट 30 पर kg. So Bhaskar says that wheat is in his warehouse in the custody of Kishore the warehouse keeper. भास्कर ने कहा कि वीट जो है उसके वेयर हाउस में है, इन द कस्टडी ऑफ किशोर जो वेयर हाउस कीपर है ना. किशोर ने कंफर्म किया अव्युक्त, ठीक है, कि दैट ही कैन टेक द डिलीवरी ऑफ वीट फ्रॉम हिम एंड टिल देन ही इज़ होल्डिंग वीट ऑन अव्युक्त बिहाफ. किशोर ने क्या कंफर्म किया? अव्युक्त जो है, अव्युक्त को, कि वो अपनी डिलीवरी वीट की ले सकता है और तब तक वो जो है होल्ड करेगा उनको अव्युक्त के बिहाफ पे. बिफोर अव्युक्त पिक द गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस द होल वीट इन द वेयर हाउस हैज़ फ्लोड इन फ्लड. अब देखो, अव्युक्त के उन गुड्स को उठाने से पहले क्या हुआ, वो सारा का सारा वीट जो था वो वेयर हाउस में बाढ़ आ गई और उसमें ही भाई आटा बन गया उसका. ठीक है, अब गून गान के. नाउ अव्युक्त वांट्स हिज प्राइस ऑन द कंटेंशन दैट, यहाँ नो कर लेना, ठीक है. आई डोंट नो इतनी टाइपिंग मिस्टेक कैसे हुई है. एक टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं, उसमें मेरे को लग रहा है एडिटिंग में प्रॉब्लम हो गई है. ठीक है, दैट नो डिलीवरी हैज़ बीन डन बाय सेलर. ठीक है, क्या बोला? अव्युक्त ने बोला कि उसको प्राइस ही ऑन द कंटेंशन कि कोई भी डिलीवरी डन की ही नहीं गई सेलर द्वारा. तो क्या अव्युक्त जो है उसके पास राइट है अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ये करने का? बताओ मेरे को. देखो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग 3 हमारे मोड होते हैं डिलीवरी के, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक. ठीक है, व्हेन डिलीवरी इज अफेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी और एक्चुअल पोजेशन ऑफ द थिंग्स, तो ये हमारी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है. या फिर हम इसको क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का दूसरा नाम है डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट. ठीक है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी टेक्स प्लेस व्हेन अ पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू सेलर, ठीक है, acknowledges to buyer that he is holding the goods on buyer's behalf. यहाँ ऐसा किसने बोला? किशोर ने, कि मैं अव्युक्त की गुड होल्ड करूँगा जब तक वो उनको लेने नहीं आ जाता. ठीक है, और वो थे, और वैसे तो वो भास्कर का था सारा सामान. ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि वेयर हाउस में है वो और उसका कीपर किशोर है. ठीक है, और किशोर ने क्या बोला कि अव्युक्त का सामान मैं होल्ड कर रहा हूँ, जो भी वीट था. ठीक है, जब तक अव्युक्त जो है उनको नहीं ले जाता. ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन और फैक्ट हमारा क्या होगा? इट इज़ क्लियर दैट पोजीशन ऑफ द वीट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड थ्रू कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी. तो अव्युक्त जो है वो गलत है, वो जो है क्लेम नहीं कर सकता प्राइस बैक, क्योंकि अव्युक्त ने वो खरीद लिया था, वो ले जा सकता था पर वो लेके नहीं गया. ठीक है, अव्युक्त ने तो होल्ड कर रखे हैं, है ना, कि ले जा तू. अब उसकी सारी की सारी डिलीवरी जो है वो क्या है? ट्रांसफ़र हो, पहले ही हम उसका जो पोजीशन था वो जो क्या था? ट्रांसफ़र हो गया था. तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया? वो प्राइस क्लेम नहीं कर सकता. इतना बड़ा क्वेश्चन, उसका छोटा सा आंसर है कि वो प्राइस वापस क्लेम नहीं कर सकता है. तो आपका देखो, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में आपका डिफरेंस किस किस बेसिस पे आएंगे? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी. ठीक है, देखो ये एग्जीक्यूटेड होता है, ये एग्जीक्यूटरी होता है ना. इसमें जो है प्रॉपर्टी इन द गुड पासिस टू बायर इमीडिएटली, यहाँ पे फ्यूचर डेट को, है ना. रेमेडीज़ क्या होती है? सेलर कैन स्यू द बायर फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स बट because of the passing of the property therein to the buyer. बट यहाँ पे aggrieved party can sue for damages only and not for the price. यहाँ पे क्या subsequent loss और destruction जो होता है वो liability होती है buyer का. यहाँ पे destruction और loss अगर होता है तो liability of seller. risk of loss यहाँ पे buyer का is that of buyer since risk follows ownership. यहाँ पे seller का. ठीक है, क्योंकि risk of loss तो seller का रहेगा ना. अभी हमारा हुआ agreement ही हुआ है सिर्फ, है ना जी. उसके बाद यहाँ पे nature क्या है? just in rem राइट्स का. ठीक है, उसका क्या मतलब होता है? देखो, सेल में जस्ट इन रेम और एग्रीमेंट टू सेल में जस्ट इन पर्सोनम. जस्ट इन रेम का मतलब होता है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, राइट्स अगेंस्ट द होल वर्ल्ड. और जस्ट इन पर्सोनम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, देखो, राइट ऑफ रीसेल, सेलर यहाँ पे रीसेल नहीं कर सकता है. यहाँ पे मे सेल द गुड्स. ठीक है, बिकॉज ऑनरशिप इज विद द सेलर. इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर क्या होगा? ऑफिशियल असाइनी विल नॉट बी एबल टू टेक ओवर द गुड्स बट विल रिकवर द प्राइस फ्रॉम द बायर. यहाँ पे क्या होगा? The official assignee will acquire control over the goods, but price will not be recoverable. ठीक है, in case of insolvency of buyer, sale के केस में क्या होगा? Official assignee will have control over the goods और
यहाँ पे क्या होगा, ऑफिशियल असाइनी विल नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द गुड्स। ठीक है, इसी के साथ आपका राइटिंग प्रैक्टिस सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। कोई भी डाउट होगा, कोई भी दिक्कत होगी, मेरे को बता देना, मेरे से बोर्ड पे पूछ लेना, ठीक है, पर्सनली। और बाकी राइटिंग प्रैक्टिस सेशन ख़त्म हो गया। ठीक है, इसके बाद हम मिलेंगे गूगल मीट सेशन पे। आपके पेपर से पहले मैं 5 क्वेश्चन लिखवाऊंगी तब। ठीक है, और अभी भी अगर आप लोगों को मेरे को लगता है आप लोगों को एक फुल सिलेबस टेस्ट जो है सारे के सारे देखे जाओ। ठीक है, पेपर से पहले 6, 7, 8, 9 इन डेट्स को। ठीक है, बहुत बढ़िया रहेगा, आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट का पता लग जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आपको देना होगा ना, तो या तो मेरा दे लेना, या फिर आपने जो भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह ले रखे हैं उनका दे लो। मेरा एक फुल सिलेबस इसमें अलग से निकाला है, अगर वो मेरे से चेक करवाना होगा तो मेरा वाला ले लेना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी पड़ा होगा, या मैं लिंक शेयर कर दूँगी, मेरे को बता देना। ओके, और बाकी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, जो भी दिक्कत होगी मेरे से पूछ लेना। ठीक है, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।